हाय, गुड मॉर्निंग। हम इससे पिछले क्लास में आपको बताए थे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। उन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो चुका था। आज हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। हम बताए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का होता है। एक होता है रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा जो होता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी होता है इसका परासरण दाब। क्या होता है हम इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या किए हैं कि एक एसपीएम को हम फिट कर दिए हैं। इस एसपीएम को फिट कर दिए हैं। इसमें क्या है कि एक साइड हम या तो प्योर सॉल्वेंट ले सकते हैं या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ले सकते हैं। दूसरा साइड वही कोई सॉल्यूशन है और दूसरा साइड जो है आपका या तो सॉल्यूशन कह सकते हैं या कंसंट्रेट सॉल्यूशन, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, जब एसपीएम लगा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो लो कंसंट्रेशन से या डाइल्यूट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। किसके द्वारा? एसपीएम होकर के, एसपीएम के द्वारा होता है। मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो अब क्या होता है कि ये जब सॉल्वेंट पार्टिकल एसपीएम होकर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर आता है तो इस प्रोसेस को हम एसपीएम कहते हैं, सॉरी ऑस्मोसिस कहते हैं। यही ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, इसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक चीज़, जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है तो हाई कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जो है सॉल्यूशन का लेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जब इस सॉल्यूशन का लेयर जब ऊपर बढ़ेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक इस तरीका से आपका छिद्र है या कोई ऐसा नली है। यदि इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर की ओर आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका लेयर ऊपर की ओर जाएगा। हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर जब जा रहा है उसके ऊपर में एक पिस्टन लगा देते हैं। उसके ऊपर में क्या करते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। जब पिस्टन हम लगा दिए, मान लीजिए कि इधर सॉल्यूशन इधर यहाँ तक आ चुका है। जब हम इसके ऊपर पिस्टन लगा दिए, इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर जा रहा था, ये और ऊपर जाना चाहेगा। हम ऊपर से क्या करते हैं, पिस्टन के द्वारा एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर हम इतना अप्लाई करते हैं कि जिससे कि इधर का सॉल्वेंट पार्टिकल इधर की ओर आ रहा था, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जो आ रहा था, जब हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो वो सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर रुक जाएगा। जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर रुक जाएगा, मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इसी ये जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जितना हमको एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ा, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो फिर से यहाँ पे देखिए डेफिनेशन से हम समझते हैं, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, मतलब इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर एसपीएम होकर के हो रहा था, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब इसी प्रोसेस को रोकने के लिए, मतलब ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो आवश्यक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मतलब इधर से इधर सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो कर रहा है एसपीएम होकर के, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। अब ये प्रोसेस ना हो, ऑस्मोसिस का प्रोसेस ना हो, इसके लिए हमको जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए डिफिनेशन में, वैसा प्रोसेस, सॉरी, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो आवश्यक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे पाई द्वारा डिनोट किया जाता है, मतलब पाई द्वारा सूचित किया जाता है। यह प्रिंसिपल बर्कले एवं हार्टले द्वारा दिया गया था। इसके बारे में ये जो प्रिंसिपल दिया जो गया है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये किसके द्वारा दिया गया है? बर्कले और हार्टले के द्वारा। तो आई होप क्या आपको ये बात समझ में आ गया है। तो हम चाहते हैं कि आप इसे नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कुछ लॉ भी है।
लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब प्रासरण दाब का नियम। क्या क्या सर? इनका दो नियम है। एक तो पहला नियम है आपका बॉयल भांट हॉफ लॉ, ये साइंटिस्ट नेम है, बॉयल भांट हॉफ लॉ। और दूसरा जो है वो चार्ल्स भांट हॉफ लॉ। हम पहले बॉयल भांट हॉफ लॉ की बात कर रहे हैं। बॉयल भांट हॉफ लॉ क्या क्या होता है? देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई छेड़खानी नहीं, टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि टेम्परेचर सेम रहे, टेम्परेचर में कोई बदलाव ना रहे, तो किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो उनके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा। तो यहाँ से मतलब पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कहाँ पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर नियत रहता है, उस टेम्परेचर पे ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, यदि कंसंट्रेशन घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? घटेगा। ये आपका हो गया बॉयल्स भांट हॉफ लॉ। मतलब फिर से देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। और दूसरा लॉ जो है चार्ल्स भांट हॉफ लॉ है। पहला तो है आपका बॉयल भांट हॉफ लॉ और दूसरा है आपका चार्ल्स भांट हॉफ लॉ। चार्ल्स भांट हॉफ लॉ क्या है? इसमें हम के बॉयल भांट हॉफ लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखे थे। चार्ल्स भांट हॉफ लॉ में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखे थे, लेकिन बॉयल्ड भांट हॉफ में जो है कंसंट्रेशन सेम रहता, मतलब कांस्टेंट रहता, मतलब कंसंट्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तब देखिए कह रहा सेम या कांस्टेंट कंसंट्रेशन, सेम ले सकते हैं, कांस्टेंट को नहीं ले, सेम कंसंट्रेशन पर किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंसंट्रेशन सेम है, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा। मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब पाई फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहाँ पर? एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, मतलब नियत सांद्रण पर, मतलब सांद्रण में कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा। अब हम इसको बॉयल भांट हॉफ लॉ के को हम इक्वेशन 1 माने हैं और चार्ल्स भांट हॉफ को इक्वेशन 2 माने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें क्या होता है? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। यहाँ से देखिए ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का। यहाँ पर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों कंडीशन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, मतलब कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर। यदि पाई यहाँ से हटेगा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से हटेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ के लिए कांस्टेंट आर आया, आर फॉर रिडवर्ड कांस्टेंट। और ये पाई इक्वल टू आर सी टी, हम क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो पाई इक्वल टू सी आर टी, या इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा तो भी सही है, या ऐसे लिखिए तो भी सही है, दोनों बराबर। हम बस इसका पोजीशन को बदल दिए हैं। तो यह जो है पाई बराबर सी आर टी, यह इक्वेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भांट हॉफ इक्वेशन कहलाता है। कौन सा वाला? पाई इक्वल टू सी आर टी जो है यह इक्वेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा इक्वेशन कहलाता है? भांट हॉफ इक्वेशन कहलाता है। इसी को C फॉर कंसंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी के टर्म में होता है। C के जगह पर हम मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M द्वारा डिनोट किया जाता है। तो पाई इक्वल टू मोलैरिटी इंटू आर टी, आर फॉर रिडवर्ड कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। पाई इक्वल टू एम आर टी, M फॉर मोलैरिटी, C इक्वल टू M, M फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब सॉल्यूट का मोल बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो इसको हम N बाय भी लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा N बाय
भी। तो जहाँ पर m है उस m के जगह पर आप n/v लिख सकते हैं। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा n/v इंटू RT। इसको हम इक्वेशन C मान लिए हैं। अब n मोल होता है, सॉल्यूट का मोल होता है। हाँ, मोल बराबर फार्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस बट मॉलिक्यूलर मास, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। इसको हम W मान लिए हैं। सॉल्यूट के मास को हम m मान लिए हैं और उसके मॉलिक्यूलर वेट को हम W मान लिए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा n इक्वल टू m/W। स्मॉल m ले रहे हैं, स्मॉल m फॉर सॉल्यूट का मास ले रहे हैं। ये मोलालिटी नहीं होगा, ये सॉल्यूट का मास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू m/W RT/V है, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं mRT/W इंटू V पढ़ सकते हैं। ये आपका इक्वेशन डी है, जहाँ पर वेयर देखिए इसका वेयर, देखिए जहाँ पर पाई क्या है, सी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एम क्या है, एन क्या है, भी क्या है, इसके बारे में यहाँ पे वेयर पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। आर फॉर सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसका वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। और टी फॉर टेम्परेचर, सी इक्वल टू एम, मतलब सी फॉर कंसंट्रेशन ही होता है, इक्वल टू एम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसे कह सकते हो, या बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हो। मतलब सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन को ही मोलारिटी कहते हैं। उसी को या तो सी से डिनोट करते हैं या उसी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के मोल की संख्या। वी फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डब्ल्यू फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। एम फॉर होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का दिया हुआ मास होता है। ये जो आर है इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, आर इक्वल टू हो जाएगा, ये आपको या तो याद रख सकते हैं या आप जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसको पढ़ेंगे बराबर। उसी को यदि जूल को अर्ग में बदले तब 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन पढ़ेंगे। या इसी को कैलोरी में यदि बदला जाए तो ये हो जाएगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। या उसी को एटीएम में जब बदला जाए तब क्या हो जाएगा 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। आपको हर सवाल में आपको अलग अलग तरीक़ा से जो दिया हुआ रहेगा उसका उपयोग आप कर सकते हैं। चूँकि नोट करके यहाँ पे लिखे हैं, चूँकि क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन के पर लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के मोल की संख्या पर डिपेंड करता है। यहाँ से ज़रा सा देखिए, यहाँ से देखिए, ये जो पाई है ये आपका कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर भी आपका दिया हुआ रह सकता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पर लीटर वॉल्यूम में यदि मोल की संख्या बढ़ेगा तो यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। आप पर लीटर वॉल्यूम में मोल की संख्या एन फॉर मोल की संख्या घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घटेगा। यदि ये भी कांस्टेंट रहे ये भी कांस्टेंट रहे तब यहाँ से पर लीटर वॉल्यूम में एन यदि बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, एन यदि घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहीं पे तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किस पर डिपेंड कर रहा, सॉल्यूट के मोल की संख्या पर डिपेंड कर रहा। मतलब सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा और सॉल्यूट के मोल की संख्या घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताए थे सॉल्यूशन का, वैसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर डिपेंड करता है उसी को क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो किस पर डिपेंड कर रहा, सॉल्यूट के मोल की संख्या पर डिपेंड कर रहा। तो यहाँ पे लिखे हैं चूँकि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन के पर लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के मोल की संख्या पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपका चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, डिफरेंस सॉल्यूशन, और उसके बाद हम जो पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, और भी हम आगे पढ़ेंगे। तो तब तक यहाँ पे इतना ही आज रहने दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।